हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 95 प्लस सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ग्रेजुएशन की डेट शीट आ चुकी है और सारे स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में लग चुके हैं। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी के बीच आधे सब्जेक्ट, आधे अधूरे चैप्टर कुछ ऐसे हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं या उन्हें पहले कभी पढ़े नहीं है। तो स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड्स पर, उनके सेलेक्टिव चैप्टर मुझे बताने पर मैं उनके कुछ डाउट्स दूर करते हुए आज इंडियन इको पढ़ाने जा रहा हूँ। इंडियन इको में भी दोस्तों बेसिकली ये बताया जाता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वो विकासशील है, क्या वो विकसित है या वो अर्ध विकसित है। दोस्तों, ये भी समझने वाली बात है कि हमारे देश में ग्रोथ हो रही है तो कितनी हो रही है, किस किस सेक्टर में हो रही है। बेसिकली आपको पूरे इंडियन इको में यही बताया जाएगा कि हमने अपने देश में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कितनी कितनी आय अर्जित करते, कितना कितना ग्रोथ किया है। तो उसी में हम इंडियन इको के अंदर दो पार्ट बटे हुए हैं, पार्ट ए पार्ट बी। हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट बी। पार्ट बी में दोस्तों सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है कृषि क्षेत्र से। और आप सभी को पता है कृषि क्षेत्र हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप सभी को जानते होंगे कि हमारे देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग कृषि में कार्य कर रहे हैं और हमारा देश जो आश्रित है वो पूरा का पूरा कृषि पर आश्रित है या हुआ करता था। तो वहीं से सबसे पहला जो क्वेश्चन अब सिंपल सा बनता है आपका, वो है कृषि क्षेत्र के महत्व एवं विशेषताएं। दोस्तों, आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि के महत्व क्या है और कृषि की विशेषताएं क्या हैं। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा या दूसरा घुमा फिरा के पूछेगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा। मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन क्वेश्चन कि इनको लिखना कैसे है और समझना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कृषि के महत्व। महत्व में सबसे पहला आता है जो हमारी कृषि है उसका राष्ट्रीय आय में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बनता है राष्ट्रीय आय में योगदान। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो देश का टोटल जीडीपी होता है वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को मिलाकर बनता है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ हमारे देश का जो जीडीपी है अर्थात हमारे देश की कुल इनकम, उसमें प्राथमिक क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट भाग है। अब प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, तो मतलब देश की कुल राष्ट्रीय आय में हमारे कृषि क्षेत्र की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, एक डाटा समझाता हूँ मैं कि 1950 से लेके 1951 में हमारे देश की कुल इनकम का 53% केवल और केवल किससे आता था? कृषि से आता था, जो कि 2010-11 में घटकर 14.3% रह गया है केवल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ लोग काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ काम हो रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के आय के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं या उनकी आय इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। वहीं जो इसके अगेंस्ट या इसके सामने खड़े हुए हैं औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, उनने इतनी स्पीड से अपने में ग्रोथ करी है कि उनके सामने कृषि की आय कहीं टिक नहीं रही है। इसलिए देश की कुल आय में अब कृषि आय का केवल 14.3% ही स्रोत रह गया है। दोस्तों, इसी के बाद हमारे कृषि की जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंस है या कहेंगे आप महत्व है, वो है रोजगार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही बड़ा देश है जिसकी आबादी 125 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। अब इतने सारे लोगों को रोजगार देना, वो भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो 1947 में 72% लोगों को रोजगार दे रखा था। इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की जितनी भी आबादी थी 1947 में, उसके 72% लोग केवल और केवल कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। वहीं 2011 की मैं बात करूं तो 2011 में अब भी 51% लोग के जो रोजगार कर रहे हैं वो केवल और केवल कृषि में कर रहे हैं।
हाँ, बस सोचने वाली बात यह है कि जब लोग इतने ज़्यादा हैं तो आय इतनी कम क्यों? तो यही हमारे किसानों की दशा दर्शा रही है। बट कोई नहीं, हमें ये एग्जाम में नहीं लिखना है कि किसानों की दशा क्या है, हमें डाटा देना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें, पहला हमने क्या सीखा, राष्ट्रीय आय में योगदान। दूसरा हमने सीखा कि रोजगार दिए देता है। तीसरा पूंजी का निवेश। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि खेती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि की आवश्यकता पड़ती है, और जो वो भूमि है वो पूरे देश में फैली हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो भूमि में लगा हुआ है। उसके बाद अब भूमि पे हमें काम करने के लिए, सिंचाई करने के लिए मशीनरी की जरूरत होती है, तो आधा पैसा फिर उसमें मशीनरी में लग गया। मतलब कि हमारे देश का जो टोटल पूंजी है, जो टोटल रुपया है, वो सारा का सारा जो निवेश हो रखा है वो किसके लिए हो रखा है, कृषि में। अर्थात इसका मतलब यह है कि हमने इतना सारा रुपया जब कृषि में लगा रखा है, निवेश कर रखा है, तो हमारे देश की कृषि की स्थिति सुधरनी चाहिए। बट कोई नहीं, अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि देश में बहुत बड़ी पूंजी केवल और केवल कृषि क्षेत्र में लगाई जा रही है। दूसरा दोस्तों, नेक्स्ट, खाद्यान्न पूर्ति। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिना खाने के हम जी नहीं सकते। सर्विस सेक्टर कितना भी आगे ग्रोथ कर जाए, औद्योगिक क्षेत्र कितना भी ग्रोथ कर जाए, लेकिन अगर कृषि क्षेत्र नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। क्यों? कृषि क्षेत्र हमें खाने के लिए खाना उपलब्ध कराता है, अनाज उपलब्ध कराता है, खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। तो ये केवल एक ऐसा क्षेत्र है भारत में जो खाद्यान्न की पूर्ति करता है। बिना खाद्यान्न के हम जी ही नहीं सकते। तो ये हमारे देश में क्या करता है, खाद्यान्न की पूर्ति करता है दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा पांचवा पॉइंट, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार से पहले आपको मैं दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भारत में सोने की भरमार थी। सोने की चिड़िया हम भारत को इसलिए कहते थे क्योंकि भारत एक टाइम पे एक संपन्न देश था जिसके पास सब कुछ था। इतना कच्चा माल उपलब्ध था कि उन्हें भी वो बेच कर सरप्लस में रहता था। मतलब उसके निर्यात ज़्यादा होते थे और आयात कम होते थे, जिसकी वजह से उसकी आय क्या थी, ज़्यादा थी। परंतु मुगलों और अंग्रेजों के आने से उनने इस चीज़ को अपने पर्सनल मीन्स अपने फायदे के लिए प्रयोग में लाए। तो हुआ क्या, आज की डेट में भी अगर हम कहें तो हमारे देश का जो कृषि पदार्थ है या कह लो कृषि की जो उपज है, उसको हम कई मात्रा में विदेशों को बेच कर विदेशी आय प्राप्त करते हैं। तो विदेशी व्यापार में कौन सहायक है हमारा, कृषि। ये हमारे 5 पॉइंट है जो दर्शाते हैं हमारे देश में कृषि के महत्व। ओवरऑल पहला, राष्ट्रीय आय में योगदान। कृषि जो है हमारी राष्ट्रीय आय में क्या देती है, योगदान करती है। कृषि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। कृषि पूंजी की इतनी मात्रा का निवेश करा जा चुका है कि देश की कुल पूंजी के मानो बहुत ज्यादा है। खाद्यान्न पूर्ति, हमारे को जो जीने के लिए चाहिए उनमें खाद्यान्न पूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो उपलब्ध कराता है वो कौन उपलब्ध कराता है, कृषि। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि, क्योंकि हम बहुत पुराने जमाने से व्यापार करते हुए आ रहे हैं, जो जिसमें सबसे पुरानी चीज़ है वो कृषि है। और आज भी हम कृषि उत्पादों को बेच कर विदेशों से आय प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों आप समझते हैं कृषि की विशेषताएं। कृषि की विशेषताएं दोस्तों, जैसा हमने महत्व में पढ़ा कि कृषि हमारे लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही कृषि की विशेषताएं अगर हम पढ़ें तो ये निकल के आता है कि हमारे देश में कृषि की स्थिति बहुत ही बेकार हो चुकी है। अब ये बेकार क्यों हो चुकी है, इसके कई सारे पॉइंट हैं जिसको हम वन बाय वन विशेषताओं को जरूर समझेंगे। सबसे पहले हम भारत में कृषि एक जीने का साधन है, जीने का साधन है। दोस्तों आप सभी को मैंने बताया कि 1947 में 72% अगर लोग कृषि में लगे हुए हैं
और 2011 में भी लोग 51% अगर कृषि में लगे हुए हैं, तो मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे देश की आधी जनसंख्या अब भी किस पे डिपेंड है? कृषि पे। तो भारत में कृषि एक जीने का साधन बना हुआ आज की डेट में भी। दूसरा दोस्तों, इसी के साथ आता है कृषि की दूसरी विशेषता, स्वयं के भोग के लिए कृषि। दोस्तों, कृषि दो तरीके से की जा सकती है, मतलब दो पर्पस के लिए की जा सकती है। एक तो निर्वाह कृषि और एक कृषि का व्यापारीकरण। अगर हम निर्वाह कृषि की बात करें तो निर्वाह कृषि का मतलब होता है जब कृषि बजाय बेचने के अपने जीवन निर्वाह के लिए हम फसल को उगाएं तो उसे बोलेंगे निर्वाह कृषि, जिसे हम स्वयं के भोग के लिए भी कृषि कह सकते हैं। और एक होता है कृषि का व्यापारीकरण। कृषि का व्यापारीकरण का मतलब है कि जब हम स्वयं के भोग के साथ साथ फसल को बेचने के लिए भी उगाएं तो इसे बोलेंगे कृषि का व्यापारीकरण। बट एक निराशाजनक बात यह है कि हमारे देश में आज भी बहुत से लोग स्वयं के भोग के लिए ही कृषि करते हैं। मीन्स वो फसल को बेचने के लिए नहीं उगाते, वो केवल इतना उगा पाते हैं या इतना उगाते हैं जिससे उनके स्वयं के भोग हो पाए। तीसरा दोस्तों, कम बचत कम लाभ। दोस्तों, अभी आपको मैंने एक डाटा दिया था, डाटा में मैंने ये बोला था कि हमारे देश में 1950 और 51 में 53% देश की आय केवल कृषि से होती थी। वहीं 2011 में यह आंकड़ा सिमटकर 14.5% रह गया है। अर्थात हमारे देश में अभी भी जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन आय क्या हो गई है? बहुत ही कम हो रही है। अर्थात सर्विस सेक्टर में आय के स्रोत बहुत बढ़ रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में आय के स्रोत बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी भी आय उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितनी जरूरत है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? लोगों के पास बचत ही नहीं हो पा रही है, और जब बचत नहीं हो पा रही है तो उन्हें क्या हो रहा है? लाभ ही नहीं हो रहा है। तो ये हमारे देश में अब भी एक कृषि की बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को कृषि से ना तो बचत होती है और ना ही लाभ होता है। 4 पॉइंट, अनार्थिक जोतें। जोत का मतलब यहाँ पे खेत है। दोस्तों, हमारे देश में जो लोगों की खेत है वो बहुत बटे हुए हैं। बटे का मतलब है अगर एक इस एरिया में है तो एक उस एरिया में है। जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर एक व्यक्ति ए है, उसका खेत यहाँ पे है, और ये बी, उसी व्यक्ति का एक खेत यहाँ पे है और एक खेत यहाँ है। अब खेत अलग अलग बिखराव होने की वजह से वो किसी भी खेत पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाता। दूसरा, अगर वो किसी मशीनरी के थ्रू उस पर उत्पादन करना चाहे या खेती करना चाहे तो इन सभी खेतों पर अलग अलग काम करने में उसे लागत क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। और यही अगर खेत उसे एक जगह उपलब्ध होते तो उसे लागत भी कम आती, उसका टाइम भी कम होता और वो उत्पादन भी क्या कर पाता? ज़्यादा कर पाता। लेकिन यही कृषि की समस्या एक है कि हमारी जो खेत हैं वो क्या है? अनार्थिक जोते, मीन्स कई सारे बटे हुए हैं और उन पर कोई काम नहीं किया जा पा रहा है। तो इसी के बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स है, मानसून पर निर्भर। हमारे देश की कृषि की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, हमारे देश में जो कृषि की जाती है वो आज भी वर्षा पर निर्भर होकर की जाती है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बिना वर्षा के, बिना पानी के, बिना सिंचाई के कृषि नहीं की जा सकती। अब कृषि के लिए जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास पैसा था, उन लोगों ने ट्यूबवेल लगा लिए। जिन लोगों के पास नहरों नदियों के पास खेत थे उनने वहाँ से सिंचाई कर ली। बट उन लोगों का क्या, जो नहरों और नदियों से बहुत दूर रहते हैं, उनके पास ट्यूबवेल लगाने के पैसे नहीं है, तो वो आज भी अपनी सिंचाई के लिए किस पे निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। मानसून मतलब जब वर्षा का मौसम आता है, तो जब वर्षा का मौसम आता है तो उनकी सिंचाई हो जाती है। अब वर्षा भी क्या होती है, इसमें समस्या भी खड़ी हो जाती है। क्या? अगर वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई तो भी उनकी फसल बर्बाद है, और वर्षा अगर कम हुई तो भी उनकी फसल बर्बाद है। और वर्षा का तो कोई बटन होता नहीं कि हम बंद चालू करके उसे आप लिमिट के अनुसार कर लें। तो आज भी हम खेती के लिए किस पे निर्भर हैं? मानसून पर निर्भर हैं। दोस्तों, ये 5 पॉइंट देख के हमें दिख रहा है कि हमारे देश की
कृषि की स्थिति कैसी है? भारत में कृषि जीने का एक साधन है, स्वयं के उपभोग के लिए किए जाते हैं आज भी कृषि। खेती में कम बचत और कम लाभ है। खेती में आज भी कई ऐसे खेत हैं जो अनार्थिक पड़े हुए हैं, मीन्स उन पर कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई खेती नहीं हो रही है या बहुत बटे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मानसून पर निर्भर है। आज भी हमारी खेती किस पर निर्भर है दोस्तों? मानसून पर निर्भर है। ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको एक महत्व बताना पड़ेगा और एक विशेषता बतानी पड़ेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो है हरित क्रांति के ऊपर। हरित क्रांति आपने सभी ने सुना होगा। तो दोस्तों हरित क्रांति के पीछे की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को मैं। हरित जो क्रांति हुई थी वो 1966 से स्टार्ट हुई थी, आप सिंपली कहें तो। लेकिन हरित क्रांति से पहले मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा 1964 में। 1964 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई। उस वॉर में क्या हुआ कि हम पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब हुआ क्या, लेकिन उस समय हमारे पास मीन्स इंडिया और पाकिस्तान के पास जो अनाज आता था वो आता था अमेरिका से, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि हम अपने देश की जनसंख्या को खिला पाएँ और पिला पाएँ। तो हम अनाज खरीदते थे किससे? अमेरिका से। अब हुआ क्या, हम लड़ रहे थे, हमारे जवान लड़ रहे थे पाकिस्तान की सेना से। इतने में अमेरिका बीच में आता है, कहता है पाकिस्तान चल तू अलग हो, इंडिया चल तू अलग हो। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो हमें क्या सप्लाई करता था? अनाज सप्लाई करता था। अब अगर हम उन पे डिपेंड ना होते तो क्या वो हमें ऐसा बोल सकता था? नहीं। तो उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनने इस सिचुएशन को देखते हुए एक नारा दिया था कि हमें केवल जवानों की जरूरत नहीं है, हमें किसानों की भी जरूरत है। तब उन्हें नारा दिया था जय जवान जय किसान। मीन्स किसान हमारे देश की उन्नति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने थोड़ा इस पर जोर दिया और उसके बाद आने वाली सरकारों ने भी इसके बारे में सोचा और सोचा कि कैसे हम अपने कृषि को बढ़ाएं, मतलब हमने उत्पादन को बढ़ाएं। तो उसके आपको 1-2 साल बाद देखने को मिलेगी कि हमारे देश में क्या हुई? हरित क्रांति हुई। दोस्तों हरित क्रांति का मतलब क्या था? हरित क्रांति में हमने कुछ ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया, एक नई किस्म की क्या करी? कृषि करी। तो उसमें क्या हुआ, हमारे देश का जो उत्पादन था कृषि में वो बहुत बड़े स्तर तक बढ़ गया। तो आप हरित क्रांति को ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एक नई कृषि तकनीक आई, नई कृषि तकनीक। उस नई कृषि तकनीक को 2 भागों में आप बांट सकते हैं। पहले भाग को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि आदान हुआ, कृषि आदान, और दूसरे आप भाग को बोल सकते हैं कि कृषि में अच्छी उपज हुई। तो आप दूसरे भाग को बोलेंगे अच्छी उपज। दोस्तों सबसे पहले हम कृषि आदान के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या सुधार हुए। तो सबसे पहले यहां पर HYV बीज का प्रयोग। दोस्तों HY बीज क्या होता है? इसका मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी, जिसको चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। चमत्कारी बीज मीन्स इसको कम बीज डालने पर भी उत्पादन क्या होता था? पहले की तुलना में ज्यादा होता था। एक तो हमारे तो नॉर्मल बीज और एक हमारे बीज थे HYV। HY बीज से कम बीज डालने पर भी उत्पादन क्या होता था? ज्यादा होता था। तो ये हमारे लिए क्या थे? चमत्कारी बीज भी कहलाते थे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। रासायनिक इससे पहले 60 के दशक से पहले हम जो खेती करते थे वो परंपरागत तरीके से जो खाद तैयार की जाती थी उससे करते थे। परंतु हुआ क्या गया, जब हमने नई कृषि तकनीक अपनाई तो उस तकनीक में, उस नीति में, यहाँ पे आप इसको नीति भी लिख सकते हैं, नई कृषि नीति में आपने क्या करा, हमारे देश ने HY बीज के साथ साथ उन खादों का प्रयोग किया जो आज से पहले हम प्रयोग नहीं करे थे, अर्थात रासायनिक खादों का। रासायनिक खाद वो होती है जो कम समय में ज्यादा उत्पन्न होती है, जो रसायनों से मिलकर बनी होती है। तो इन खादों के प्रयोग से हमारे देश में एकदम से कृषि के उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुई। तो इससे भी हमारे को क्या हुआ? फायदा हुआ। दोस्तों तीसरा पॉइंट है यहाँ पे साख।
साख को आप कह सकते हो ऋण से जोड़ के देख सकते हो। हमारे देश के जो किसान है वो, उनको क्या होता है, उनके साथ एक समस्या होती है कि सबसे पहले उन्हें फसल लगानी पड़ती है जिसके अंदर उनका 50 हजारों लाखों रुपया लग जाता है पहले। उसके बाद फिर मैंने बताया मानसून पर निर्भर, मानसून अच्छा हुआ तो हो जाएगी फसल, नहीं हुई तो बेकार, उनका सारा का सारा जो लाखों रुपया था वो बर्बाद भी हो सकता है। अब लोग क्या करते हैं, पहले ऋण लेते थे महाजन से, साहूकार से, लाला से, जमींदार से। तो ये लोग क्या करते थे, क्योंकि ये एक जमींदार से लोन दे रहे हैं या लाला से ले रहे हैं, तो मजबूरी में उनको फसल उन्हीं को बेचनी पड़ती थी, या जमींदार की फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे, जिनसे क्या होता था, नुकसान होता था। लेकिन इनको पैसे भी तो चाहिए थे फसल के उत्पादन के लिए, क्योंकि इनके पास लाखों रुपया उत्पादन करने के लिए नहीं होता था। तो सरकार ने क्या करा, इनके लिए ऋण लेने के लिए संस्थागत स्रोतों का निर्माण किया। जैसे नाबार्ड आपने सुना होगा, SBI बैंक सुना होगा, और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक सुना होगा। ये सारे बैंक खोले गए ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि किसान इनसे क्या ले सकें, साग ले सकें। इससे भी अब वो साग ले पाए तो उत्पादन क्या कर रहे थे, पहले की तुलना में ज्यादा कर रहे थे। दूसरा, सिंचाई के साधन। दोस्तों 1960 के दशक में कहे तो सिंचाई के साधनों में थोड़ा सुधार आया। उससे पहले हम जो सिंचाई करते थे या तो वो कुआं के थ्रू मदद से करते थे, कुएं के थ्रू या मानसून पर। लेकिन क्या हुआ, जब 1960 आया, मतलब हरित क्रांति आई, तब हमने सिंचाई के साधनों के लिए ट्यूबवेल का अरेंजमेंट किया, हमने नहरों का अरेंजमेंट किया। नहर से आप समझिए एक बार, ये मान लीजिए आपकी नदी है, तो नदी के आसपास के जितने भी इलाके उनको तो पानी मिल जाता था। लेकिन सरकार ने क्या करा, कुछ नहरें बनाई जो नदी में ही तो मिल जाती थी जाके, लेकिन उनका पानी इसके थ्रू होते हुए आसपास के इलाकों को मिलने लग गया, जिससे कि वहां के आसपास के लोगों को पानी मिला और उनने अपनी सिंचाई कर पाए। तो कृषि में सिंचाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है, इसलिए सरकार ने सिंचाई के साधनों को क्या करा, विकास करा। उसके बाद आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, पांचवा, मशीनें। दोस्तों कृषि में मशीनों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो कम समय में ज्यादा उत्पादन करती हैं, कम समय में ज्यादा उत्पादन करते हैं। सरकार ने पहले जो लोग खुद काम करते थे या श्रम काम करता था, वहां पर उनका प्रयोग ट्रैक्टर, थ्रेसर के यूज में करने लगे, और भी कई सारी मशीनें, जिससे कम समय उत्पादन क्या होने लग गया, ज्यादा होने लग गया। और इसका लास्ट पॉइंट है कीटनाशक। कई बार क्या होता था, हमने फसल तो उगा ली, लेकिन फसल उगाने के बाद उसमें कीड़े लग जाते थे, जिससे हमारी फसल पूरी की पूरी क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। तो उस फसल बर्बाद ना हो, सरकार ने फसल को बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया, और लोगों की जो फसल थी वो पहले की तुलना में ज्यादा होने लगी। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे कृषि आदान हुआ, अर्थात कृषि में विकास हुए। इसी के दूसरी पक्ष में अच्छी उपज। अच्छी उपज में हमने क्या करा, सबसे पहले 3 चीजें करी। हमने उन चीजों का उत्पादन करना शुरू किया जिनमें कम समय लगता था। कम समय वाली उपज। कम समय वाली उपज में दोस्तों हम क्या करते थे, ऐसी फसलों का उत्पादन कर रहे थे जिनमें टाइम क्या लगता था, कम लगता था। अब दूसरा आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे ही एक खेत में, इसी के अंदर हमने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुफसल का प्रयोग करा। बहुफसल का मतलब ये आपका खेत है, तो आपने यहाँ पे कुछ उगा लिया, 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 यहाँ कुछ उगा लिया, जिससे क्या होता था, एक ही खेत में आप कई सारी फसलों का उत्पादन कर रहे थे, और कई सारी फसलों का उत्पादन करने की वजह से आपका उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे ही हमने एक और पॉइंट करा, अच्छी उपज वाली। हमने खेती जो करी वो उन चीजों की ज्यादा स्टार्ट कर दी जो हमें क्या दे सकती थी, अच्छी उपज दे सकती थी। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट थे हमारी अच्छी उपज के लिए। अच्छी उपज वाली वस्तु या सामानों की हमने क्या करी, खेती करी। कम समय में अधिक उपज देने वाली हमने खेती करी। नेक्स्ट हमने बहुफसल को अपनाया, ये कृषि उपज के अंदर थे। कृषि आदान के अंदर हमने HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, साग, सिंचाई के साधन, मशीनों और कीटनाशकों का प्रयोग करके दोस्तों हमने नई कृषि तकनीक को अपनाया।
जैसे यार नई कृषि नीति भी बोलकर आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हरित क्रांति क्या है। और एक इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि कृषि के महत्व और कृषि की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन के लिए आप नीचे हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।